नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो वस्तुनिष्ठ इतिहास है उसका वाचन कर रहे हैं। पीछे कुछ कक्षाओं का वाचन हो चुका है, आगे हमें राजभाषा से वाचन करना था, जो कुछ इस प्रकार है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, की मान्यता प्रदान की गई। बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए कि कब की गई है, तो 14 सितंबर को। कौन से वर्ष में? 1949 ईस्वी में। और उन्हें किसको? तो हिंदी को, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, उसके लिए मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक का राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो निम्न प्रकार हैं: असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में 22वें भाषाओं को मान्यता, 8वीं अनुसूची में ये इन 22 भाषाओं को मान्यता मिली थी। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। याद रखिएगा कि जो मूल संविधान बना था उसमें कुल 14 भाषाएं थी और 21वें संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी के जोड़े जाने पर, याद रखिएगा कि 21वां संशोधन किया गया था 1967 में 1967 में, तब सिंधी को जोड़ा गया था। तो कनेक्ट कर लीजिए, 67 भी 100 से और सिंधी जोड़ा गया था। तब यह भाषा की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई थी। और 71वें संशोधन अधिनियम 1992 को कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, ट्रिक के लिए हम नमक याद रख सकते हैं। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, इन तीनों को शामिल किया गया था। तो सिंध में नमक, आगे देखते हैं। सम्मिलित कर दिए जाने पर संख्या कितनी हो गई बढ़कर? संख्या बढ़कर 19, कितना जोड़ा गया? 3 और जोड़ा गया तो 18 हो गया, 18 हो गई थी। 92वें संशोधन अधिनियम 2003 में इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, आप ऐसे याद रखने के लिए बोर्ड मास भी कर सकते हैं। बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 92वें संशोधन में ब से 92, ब से बोर्ड मास, तो बोडो, डोगरी, बोर्ड मास, मैथिली और संथाली को सम्मिलित कर दिया गया है, जिससे अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है। संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध, अनुच्छेद 343, हिंदी की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। मतलब अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है? संघ की भाषा जो है हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय अंकों का रूप क्या होगा? अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा तथा इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों की देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए। समझने के तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि 343 में देवनागरी लिपि को भारतीय अंकों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंक तो स्वीकृत दे दिया गया, लेकिन बताया गया कि 1965 तक यानी 15 वर्ष की अवधि तक वो अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 344 में है, राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। याद रखिएगा कि 344 में राजभाषा आयोग का गठन हो रहा है। प्रत्येक 10 वर्ष के जब समाप्त हो जाएगा तो हर 10 वर्ष पे ये राजभाषा आयोग का गठन होगा। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे: शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन करें, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में और संघ की और राज्य की अधिनियमितियों में उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संघ के किसी एक या अधिक निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में। 5वां है, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा करें।
आयोग से यह अपेक्षा की गई कि वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। देखिए कि क्या है, अहिंदी भाषी क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनके न्याय संगत दाव, अगर वो कुछ न्याय अपने हित में रखने के लिए कुछ न्याय संगत दावा करते हैं तो उनके हितों का भी ध्यान रखना है। जो आयोग गठन होगा उसके लिए है ये, तो याद रखिएगा। 343 में क्या हुआ कि देवनागरी लिपि को भारतीय अंक और अंतर्राष्ट्रीय रूप मिला और 15 वर्ष की अवधि तक लेकिन वो अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते थे। 344 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। 345 में है किसी राज्य का विधानमंडल, 45 के साथ विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य के इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किसी शासकीय प्रयोजन के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। यह क्या है कि किसी राज्य का जो विधानमंडल था वो अपने विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को, हिंदी को उस राज्य के सभी या किसी प्रशासकीय प्रयोजन के लिए अंगीकार कर सकता है। मान लीजिए कोई राज्य है, उसके विधानमंडल में यह विधि है कि वह अपनी भाषाओं में से किसी एक का या अधिक भाषाओं का, लोकल लैंग्वेज जो होगा उसका, या उस एक या दो भाषाओं को भी ले सकता है और उसके साथ साथ हिंदी को भी ले सकता है, उस राज्य के किसी शासकीय प्रयोजन के लिए अंगीकार कर रहा है, अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक वो अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। यह याद रखिएगा कि अंग्रेजी का प्रयोग वहाँ 15 साल में 343 में था और यह था कि जब तक विधानमंडल में विधि ना बने तब तक अंग्रेजी का प्रयोग हो सकता है। 346 में है 346 में संघ में शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। यदि दो या दो से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी तो पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। यहाँ देखिए कि शासकीय प्रयोजन है, एक राज्य दूसरे राज्य के लिए जो पत्र आदि की भाषा है, जो वो पत्र आदि की भाषा है वो अंग्रेजी है। यदि दो या दो से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उनके राज्यों के बीच पत्र आदि की भाषा हिंदी होगी तो ऐसे पत्र आदि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। यानी कि देखिए कि दो राज्य हैं, आपस में कंसल्ट कर लेते हैं कि भाई हम हिंदी में ही पत्रों का व्यवहार करेंगे, अंग्रेजी में नहीं करेंगे, तो ये आपस में ये 346 के अंतर्गत शासकीय प्रयोजन के लिए है कि वो उस भाषा का प्रयोग कर सकता है, यानी हिंदी का प्रयोग कर सकता है। 347वें में है यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। 347 बहुत आसान, एकदम सीधे है कि अगर भाई हम अपने लोकल लैंग्वेज जो हर एक क्षेत्र की अपनी भाषा होती है उस भाषा के लिए यदि वो राष्ट्रपति से मांग करता है कि उस प्रशासकीय प्रयोजन जो है उसी में ये मतलब उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ये मान्यता दिया जाए तो जो राष्ट्रपति है वो शासकीय प्रयोजन के लिए मान्यता देने के लिए कुछ उपबंध कर सकता है, उसको ये अधिकार है 347 के अंतर्गत। 348 में है जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध ना करे, जब तक संसद जो है विधि द्वारा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। ये देखिए कि जब तक संसद उपबंध नहीं करता है तब तक कोर्ट्स वगैरह जो है, न्यायालय वगैरह जो है, इसकी सभी कार्यवाहियां क्या है, अंग्रेजी भाषा में होगी। इसके अलावा संघ तथा 48 का है ये
इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों का प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा। लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रियां तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। अगला है 349। संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग और भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। ये देखिए कि संविधान के प्रारंभ हुआ, उसके 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा जो थी, उस भाषा के लिए उसके लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, यानी कोई विधेयक जो है जो उपयोग हो रही थी भाषा, उसके लिए कोई विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा। मतलब राष्ट्रपति का अनुमति लेगा, तब वो राजभाषा आयोग और भाषा समिति का प्रतिवेदन उस पर विचार करेगा, उसके बाद ही वह संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 350 में है, प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। किसी राज्य के में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक भाषा जो है, उनके बच्चों को उनकी ही मातृभाषा में शिक्षा के लिए प्रबंध 350 में किया गया है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षोपायों से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, राष्ट्रपति से संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। ये अल्पसंख्यक भाषा के लिए 350 में ये दिया गया, अनुच्छेद 350 में। 351 में है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे। देखिए 351 का है, हिंदी भाषा का प्रसार करे ताकि उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति से के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतया संस्कृत से और गौणतया अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। अब है विधानमंडलों की भाषा। विधानमंडलों की भाषा है, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। उसमें कहा गया है कि संसद कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन यथास्थिति सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210, वहाँ 120 था और यहाँ 210 में राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। वहाँ संसद की 120 में संसद की भाषा का उपबंध है और 210 उसको उलट दिया है। 210 में राज्य विधान मंडलों की भाषा का उपबंध है। 21 रुपये का चंदा देते हैं ना, तो राज्य विधानमंडल के लिए, और 120 रुपये है, 120 रुपये संसद की भाषा का उपबंध है और यहाँ राज्य विधान मंडलों की भाषा का उपबंध है। राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। किसी सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। अगला है सन 1950 ईस्वी के बाद हिंदी की प्रगति। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था। देखिए 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में 21 सदस्य थे। राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया।
संयुक्तीय संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 ईस्वी में दिया था। किसने? संयुक्त संसदीय समिति ने अपना प्रतिवेदन 1959 ईस्वी में दिया था। अब देखिए, संयुक्त संसदीय समिति के सुझावों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 स्थायी आयोगों की स्थापना की, जो निम्न है। पहला है आयोग, वर्ष और मंत्रालय। राजभाषा जो विधायी आयोग है या राजभाषा आयोग 1961 ईस्वी में, और मंत्रालय विधि मंत्रालय है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जो 1961 में है, और ये किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है, सन 1976 ईस्वी में राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त कर दिया गया था। राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम निम्नलिखित है। अधिनियम क्या है? राजभाषा अधिनियम वर्ष 1963 में लाया गया था, 1967 में संशोधित किया गया था। राजभाषा का संकल्प 1968 में आया था। प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम 1973 में आया था। राजभाषा नियम 1976 में आया था। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं थी। राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम थे। 76 में 12 नियम थे, 63 में 9 धाराएं थी। 1963 में यहाँ देखिए 6 3 जोड़ के 1963 है ना, 63 6 3 जोड़ के 9 धाराएं थी। और उसके बाद अगला जाते हैं, यहाँ 1 हटाना पड़ेगा, 6 7 जोड़ के 13 होता है, लेकिन यहाँ 12 अधिनियम हैं। और राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्ग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क वर्ग का क्षेत्र, ख वर्ग के क्षेत्र और ग वर्ग के क्षेत्र। क वर्ग के क्षेत्र में है पत्र व्यवहार हिंदी में ही किए जाए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। क वर्ग के क्षेत्र में इतने राज्य आते हैं और इन्होंने ये किया है कि पत्र व्यवहार हिंदी में ही किया जाए। ख वर्ग के क्षेत्र में है पत्र व्यवहार में द्विभाषिक नीति का पालन हो, जिसके लिए पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार है। ग वर्ग के अंतर्गत आते हैं पत्र व्यवहार अंग्रेजी में ही किए जाए, जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ भाषी क्षेत्र, यानी 3 तरह के लोग आए हैं जिन्होंने पत्र व्यवहार की भाषा हिंदी मानी है। दूसरे में द्विभाषिक मानी है कि या तो उनका मन होगा तो या तो हिंदी में देंगे या इंग्लिश में देंगे या अपनी भाषा में देंगे। ग वर्ग में अंग्रेजी, तो हिंदी वर्ग वाले में आते हैं यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। ख वर्ग के क्षेत्र में आते हैं द्विभाषिक में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। और ग वर्ग में आते हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ भाषी क्षेत्र। अब हमारा है हिंदी व्याकरण का इतिहास, एक परिचय, तो इसे हम अगली कक्षा में करेंगे। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।